हेलो डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर से पावर प्लांट के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी पावर प्लांट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग टोटल 55 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर एग्जाम में जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? पहले घटती है और फिर बढ़ने लगती है। जो 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा पहले घटती है फिर बढ़ती है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक निश्चित दबाव में सूखी संतृप्त भाप की विशिष्ट मात्रा 0.20 मीटर क्यूब पर किलोग्राम है। इस दाब पर 0.5 का आधा यानी किलोग्राम ड्राई स्टीम की मात्रा क्या होगी? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.05 क्या हो जाएगा, यानी जो किलोग्राम ड्राई स्टीम की मात्रा होगी 0.05, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि जल वाष्प के संतृप्त दबाव में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की इंथैल्पी कम हो जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। यानी कि जो जल वाष्प के संतृप्त दबाव में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की इंथैल्पी कम हो जाती है, बी ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि स्टीम का दबाव बढ़ने पर निम्न में से कौन सा पैरामीटर घटता है? तो स्टीम का दबाव बढ़ने पर वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट घटती है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट घटती है, ठीक है, यानी जो वाष्प होता है, वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो घटती है, यानी 58 नंबर का डी ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दबाव में वृद्धि के साथ भाप की लेटेंट हीट घटती है कि बढ़ती है या समान रहती है? तो घटती है, यानी क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। दबाव में वृद्धि के साथ भाप की लेटेंट हीट घटती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर 40 सेंटीमीटर व्यास के एक गोलाकार खोल में 300 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त भाप और पानी होता है। यदि उनके आयतन समान है तो भाप का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.4 किलोग्राम, ठीक है, तो डायरेक्ट देख लेंगे 6.4 किलोग्राम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि क्रिटिकल बिंदु पर वाष्पीकरण की इंथैल्पी है, तो जो क्रिटिकल बिंदु पर वाष्पीकरण की इंथैल्पी होती है 0 होती है, इसका डी ऑप्शन सही है, 0 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि संतृप्त दबाव तापमान रेखा के ढलान से संबंधित समीकरण लेटेंट हीट और फेज परिवर्तन के दौरान मात्रा में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो क्लैपेरॉन समीकरण हो जाएगा, यानी कि जो क्लैपेरॉन समीकरण होता है वो लेटेंट हीट और फेज परिवर्तन के दौरान मात्रा में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो 62 का सी ऑप्शन सही है। 63 नंबर देखते हैं। सेल्सियस क्लैपेरॉन समीकरण में वक्र का ढलान देता है, तो जो पीटी डायग्राम होता है वो सेल्सियस क्लैपेरॉन के ढलान का जो है, यानी कि पीटी डायग्राम द्वारा दिया जाता है। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। क्लैपेरॉन के समीकरण का उपयोग किया जाता है, क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं, इसका ऑप्शन इसमें नहीं है। चलिए इसका अभी लास्ट में ऑप्शन दिखाएंगे 64 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 1000 किलो जूल पर किलोग्राम, ये सी वाला ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें तो पहला ऑप्शन है संतृप्त तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन दिया है गीला वाष्प इसके दबाव और तापमान द्वारा पूरी तरह से निर्दिष्ट किया जा सकता है, तो यही गलत कथन है, यानी कि जो गीला वाष्प होता है इसके दबाव और तापमान द्वारा पूरी तरह से निर्दिष्ट किया जा सकता है, ये कथन गलत है, तो इस बी ऑप्शन सही है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक संकीर्ण एपर्चर या थोड़े खुले वाल्व के माध्यम से भाप के रिसाव की प्रक्रिया होती है। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संकीर्ण एपर्चर या थोड़ा खुले वाल्व के माध्यम से भाप के रिसाव की प्रतिक्रिया होती है, यानी 4 ऑप्शन दिया, यानी इसका तीसरा वाला ऑप्शन आइसोथर्मल प्रक्रिया सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आइसोथर्मल प्रक्रिया, यानी क्वेश्चन था एक संकीर्ण एपर्चर का या थोड़े खुले वाल्व के माध्यम से भाप के रिसाव की प्रक्रिया जो होती है उसे आइसोथर्मल प्रक्रिया कहते हैं।
अब 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया प्रेशर कुकर में भोजन की भाप बनाने का अनुमान लगाती है? तो आइसोकोरिक, यानी कि आइसोकोरिक सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लिया जाता है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया प्रेशर कुकर में भोजन की भाप बनाने का अनुमान लगाती है? तो आइसोकोरिक सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर की सीटी से निकलने वाली भाप सबसे अधिक होने की संभावना है। जो प्रेशर कुकर की सीटी से निकलने वाली भाप सबसे अधिक होने की संभावना है, गीली वाष्प, सूखी और संतृप्त वाष्प, और डी ऑप्शन है सुपर हीटेड वाष्प। लास्ट ऑप्शन है 0.5 से कम ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ बहुत गीला वाष्प। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सुपर हीटेड वाष्प क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, सुपर हीटेड वाष्प। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब भाप एक थ्रॉटल वाल्व से बहती है और बाहर निकलने पर गीली रहती है तो क्या होता है? इसके तापमान और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके तापमान और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि थ्रोटलिंग प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? पहला ऑप्शन, भाप के विस्तार के दबाव में कोई बदलाव नहीं, यानी पहला ऑप्शन क्या है? सही है, भाप के विस्तार के दबाव में कोई बदलाव नहीं। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दिया है कि संतृप्त तरल 1000 किलो जूल पर किलोग्राम की एक उच्च दबाव वाले P1 में संतृप्त तरल को निम्न दाब P2 पर थ्रॉटल किया जाता है। प्रेशर P2 में संतृप्त तरल की संतृप्तता और संतृप्त वाष्प की क्रमशः 800 से 800 यानी कि 800 और 2800 यानी कि 2800 किलो जूल पर किलोग्राम है। थ्रोटलिंग प्रक्रिया के बाद वाष्प का ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 0.1 होगा, इसका आंसर 0.1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शन देख लीजिए, 0.1 सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी बयान सही है सिवाय वाष्पीकरण की लेटेंट हीट का मान क्रिटिकल बिंदु पर अधिकतम होता है, इसको छोड़ के। इसके बजाय सभी क्या है? सही, यानी कि ऑप्शन क्या है? वाष्पीकरण की लेटेंट हीट का मान क्रिटिकल बिंदु पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अटेम्परिंग है। अटेम्परिंग क्या होता है? भाप के तापमान में कमी, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही कहलाएगा, भाप के तापमान में कमी। 75 नंबर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर पहला ऑप्शन है 0.9। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का उपयोग केवल भाप के ड्राइनेस फ्रैक्शन को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रोटलिंग के बाद भाप शुष्क और संतृप्त हो जाना चाहिए। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो हम थ्योरी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है 77 नंबर क्वेश्चन में, एक अलग और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में भाप न्यूनतम दबाव पर होगी। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, थ्रॉटल वाल्व के बाद सी ऑप्शन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक अलग और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में x1 अलग इकाई में भाप का ड्राइनेस फ्रैक्शन है और x2 थ्रॉटलिंग इकाई में ड्राइनेस फ्रैक्शन है। भाप के नमूने का ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि जो भाप के नमूने का ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा वो x1 × x2 हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, x1 × x2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए, 79 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा 0.9 × 0.98, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखते हैं 79 हो गया, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मोलियर आरेख का अनुपस्थिति प्रदर्शित करता है तो एंट्रोपी प्रदर्शित करता है, यानी कि जो मोलियर आरेख होता है वो अनुपस्थिति प्रदर्शित करता है तो एंट्रोपी को प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन इसका सही है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मोलियर आरेख का समन्वय दर्शाता है विशिष्ट एंथैल्पी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट एंथैल्पी, यानी एक मोलियर आरेख का समन्वय दर्शाता है तो विशिष्ट एंथैल्पी, डी ऑप्शन इसका सही है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोलियर आरेख एक प्लाट का है, किस प्लाट का? तो एंथैल्पी और एंट्रोपी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन है, देख लीजिए। भाप के लिए मोलियर आरेख एंथैल्पी और एंट्रोपी प्लाट के लिए ये चित्र में 2 में ग्राफ दिखाया गया है। ये एच यानी कि जो वाई एक्सिस वाला होता है इस पर एंट्रोपी दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे इस पर भी एंट्रोपी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि
ये ग्राफ दिखाया गया A1 A2 A3 और B1 B2 B3 X1 X2 X3। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि उपरोक्त चित्र में लाइनें B1 B2 B3 दर्शाती हैं, क्या दर्शाती है? तो कांस्टेंट तापमान लाइनें। बी ऑप्शन इसका सही है, कांस्टेंट तापमान लाइनें दर्शाती हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक मोलियर आरेख के सबसिसा के यानी कि एब्साइसा इसको बोला जाता है। एब्साइसा यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है उसको एब्साइसा बोला जाता है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भुज बोलते हैं, के समांतर एक क्षैतिज रेखा द्वारा दर्शाई जाती है, तो उसे मुक्त विस्तार या थ्रॉटलिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, मोलियर आरेख के सुपर हीट क्षेत्र में कांस्टेंट प्रेशर लाइनें होगी तो एक पॉजिटिव ढलान होगा, एक पॉजिटिव ढलान सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो गीले वाष्प क्षेत्र में एक आइसोथर्मल लाइन भी एक कांस्टेंट दबाव रेखा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या है? सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि चित्र 3 में दिखाए गए दबाव तापमान प्लाट में बिंदु ए को कहा जाता है। बिंदु ए को क्या कहा जाता है? तो ये सब दिया है, इसमें देख लीजिए। वाई वाले एक्सिस पे दबाव यानी प्रेशर दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर यानी तापमान दिखाया गया है। ये रेखा एक दिखाया गया है जो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर होके गई है, ये उच्च बनाने की क्रिया की रेखा से यहाँ से होते हुए भाप लाइन रेखा, फ्यूज लाइन, ये सभी इस पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चित्र 3 में दिखाए गए दबाव तापमान प्लाट में बिंदु ए को क्या कहेंगे, यानी ए को कहा जाता है। जो बिंदु यहाँ ए है, बिंदु जो ए है, ए को क्या कहा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 3 बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट, यही क्या है? सही है, 3 बिंदु कहेंगे इसको, बी ऑप्शन इसका सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, एक पानी का त्रिगुण बिंदु केल्विन में है तो 273.16, यानी जो एक पानी का त्रिगुण बिंदु केल्विन में होता है वो 273.16 होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 89 नंबर क्वेश्चन में है कि चित्र 4 देखें जो एक शुद्ध पदार्थ के संतृप्त तरल और वाष्प क्षेत्रों को दर्शाता है। इस चित्र के समन्वय और अनुपस्थिति है। ये तरबतर तरल दिखाया गया, तरबतर भाप दिखाया गया, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसका डी वाला ऑप्शन यानी कि दबाव और इंथैल्पी सही हो जाएगा। दबाव और इंथैल्पी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर की सतह पर स्केल तब बनता है जब बॉयलर फीड पानी होता है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण का, तो यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण का। फिर देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई सही होगा। कह रहा कि के दौरान, इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो सही होगा उसके कह रहा है कि के दौरान एक ठोस बिना तरल के गैसीय रूप में सीधे परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन क्रिया होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि ये एक ठोस से डायरेक्ट क्या होता है, गैसीय रूप में सीधे परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण होता है कपूर होता है। कपूर को जब जलाते हैं तो जलने के बाद उसका कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, यानी उसमें कुछ विशेष नहीं बचता है, यानी वो जलने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब जो सब्लिमेशन होता है, वाष्पीकरण होता है के दौरान एक ठोस बिना तरल के गैसीय रूप में सीधे परिवर्तित हो जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब्लिमेशन। इसका उदाहरण होता है कपूर। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पीवीटी सतह पर क्रमशः ट्रिपल बिंदु और क्रिटिकल बिंदु को देखा जाता है, रेखा बिंदु पर देखा जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंथैल्पी एंट्रोपी आरेख पर संतृप्त तरल और संतृप्त वाष्प के मिश्रण के संघनन को प्रदर्शित करता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, जो इसका दूसरा वाला ऑप्शन है निरंतर ढलान की एक झुकाव रेखा, तो यही क्या होगा, सही हो जाएगा इसका। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि संतृप्त तरल और संतृप्त वाष्प के मिश्रण के संघनन को प्रदर्शित करता है, तो निरंतर ढलान की एक झुकाव रेखा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक संतृप्त वाष्प इसके दबाव को बदले बिना इसकी मात्रा के आधे हिस्से तक संपीड़ित होती है। नतीजा यह है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सी वाला ऑप्शन, यानी कि दबाव अपने प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए चित्र 5 का संदर्भ लें, यानी जो चित्र 5 दिया है खाया गया है, इसमें आकृति में दिखाए गए स्टीम के लिए प्रक्रिया 1-2 क्या है, यानी 1 से जो 2 है ये क्या हुआ है, यानी कि आइसोबैरिक, इंसेट्रोपिक, यानी कि आइसेंथैल्पिक, फिर कह रहा है आइसोथर्मल। तो जो है यानी 1 से जो 2 की क्रिया है ये आइसोथर्मल की प्रक्रिया है, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित कोयले की किस किस्म में सबसे अधिक कैलोरी मूल्य है। तो जो निम्नलिखित कोयले की किस किस्म में सबसे अधिक कैलोरी मूल्य है, तो बिटुमिनस क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा इसका। 96 का बी ऑप्शन सही है, बिटुमिनस। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला ईंधन क्या होता है। तो बॉयलर में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला ईंधन बिटुमिनस है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम काइल है, स्टीम काइल क्या होती है। तो स्टीम काइल को हम एंथ्रेसाइट कोयला भी बोलते हैं। स्टीम काइल क्या होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला कहलाता है। 98 का सी ऑप्शन सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भाप के कोयले का कैलोरी मान सीमा में है। तो भाप जो कोयला होता है उसका जो मान होता है 20,000 से 34,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बिटुमिनस कोयले में कार्बन का प्रतिशत का क्रम क्या होता है। तो जो बिटुमिनस कोयले में कार्बन का जो प्रतिशत का क्रम होता है 65 से 80% तक कार्बन होते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि कोयले का पल्वराइजेशन किया जाता है, तो यानी उच्च जल दर प्राप्त करने के लिए, सही हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक अच्छे ईंधन की वांछनीय गुण कौन सा नहीं है। तो जो एक अच्छे ईंधन की जो वांछनीय गुण होते हैं वो लागत में किफ़ायती होता है, न्यूनतम सल्फर सामग्री होता है, उच्च तापमान होता है, और जो गुण नहीं होता वो कहलाता है उच्च प्रज्वलन बिंदु, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में पूछा था कि एक अच्छे ईंधन की वांछनीय गुण कौन सा नहीं है, तो उच्च प्रज्वलन बिंदु, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एक ईंधन में सल्फर पदार्थ है। तो एक ईंधन में जो सल्फर पदार्थ होता है वो उच्च संक्षारक प्रभाव होता है, यानी कि सी बी ऑप्शन इसका सही है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बॉयलर निकास में ऑक्सीजन की उपस्थिति अपूर्ण दहन को इंगित करती है। तो यानी जो ऑक्सीजन हो जाएगा ये सही हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन क्या है, सही है, सी ऑप्शन। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लोकोमोटिव बॉयलरों में ड्राफ्ट द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, तो भाप जेट के द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, लोकोमोटिव बॉयलरों में ड्राफ्ट भाप जेट द्वारा निर्मित किया जाता है। तो 105 का सी ऑप्शन सही है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉयलर फीड पानी में टर्बिडिटी का कारण बनता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये कीचड़ की वजह से बनता है। यानी क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। एक बॉयलर फीड पानी में टर्बिडिटी का कारण जो है ये कीचड़ बनता है। तो कीचड़ क्या है, सही ऑप्शन है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर में दिया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बॉयलर फीड पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या बनते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर फीड पानी में फोमिंग की उपस्थिति का क्या कारण होता है। तो तेल के कारण होता है। 108 का ये ऑप्शन सही है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फीड पानी का उपयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है। तो घुलित ऑक्सीजन के कारण क्षरण कम करने के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही है। 110 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बॉयलर फीड पानी से ऑक्सीजन को रिमूव किया जा सकता है। किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, तो सोडियम सल्फाइड के द्वारा। जो बॉयलर फीड पानी में ऑक्सीजन को रिमूव किसके द्वारा करते हैं, तो सोडियम सल्फाइड के द्वारा, यानी 110 का सी ऑप्शन सही है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह तय करती है कि लंकाशायर बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर है। तो 2 ग्रिप ट्यूब का उपयोग करना, जिसके माध्यम से गर्म गैसों का प्रवाह होता है और ट्यूबों के चारों ओर पानी रखा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन में लंकाशायर बॉयलर एक पास बॉयलर है, यानी कौन सा, सिंगल है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जो लंकाशायर बॉयलर एक 3 पास बॉयलर है, यानी कि 112 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लंकाशायर बॉयलर के बेलनाकार खोल का व्यास लगभग कितना होता है। तो बेलनाकार जो खोल होता है उसका व्यास
1.75 से लेकर 2.75 मीटर तक होता है। 113 का सी ऑप्शन सही है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एक लंकाशायर बॉयलर में आंतरिक ग्रिप ट्यूब का व्यास और सेल व्यास अनुपात के अनुरूप होता है, तो ये 2:5 रेशियो का होता है, यानी 2:5 का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 यानी कि 115 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर के लिए कौन सा पहलू मान्य नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला बाहरी रूप से की गई फायर, दूसरा क्षैतिज स्थान, तीसरा बहु ट्यूबलर, लास्ट ऑप्शन मोबाइल यूनिट, यानी कि पहला ऑप्शन यानी जो बाहरी रूप से की गई फायर यही क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर के लिए कौन सा पहलू मान्य नहीं है, तो बाहरी रूप से की गई फायर यानी कि ये क्या है, मान्य नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 115 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में टोटल 55 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि 156 से लेकर यानी 55 से स्टार्ट किया और हमें 115 नंबर तक क्वेश्चन कराए हैं। तो टोटल इसमें अप्रॉक्सीमेट 250 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 115 क्वेश्चन कर चुके हैं। और अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन बचे भी हैं अगर उसको भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, उसको भी हम अपलोड कर देंगे। बाकी आप लोग ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। हाँ, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन के ऑप्शन भी लगे हुए हैं, एक बार आप देख सकते हैं इसको फिर से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिन लोगों का यानी कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग का पेपर हो, ठीक है डियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।